नमस्कार. गेले अनेक दिवस भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शहा हे अनेक राज्यांच्या दौऱ्यावर आहेत. आज ते महाराष्ट्रात आहेत आणि मुंबईमध्ये त्यांनी आपल्या पक्षाचे कार्यकर्ते, नेते, मंत्री, पत्रकार, समाजाच्या विविध स्तरातल्या अनेक लोकांशी चर्चा केली. या राज्यातल्या कारभाराबद्दल त्यांची मतं देखील जाणून घेतली. त्यांची ही मुंबई वारी जी आहे ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. ती अशा करता की राष्ट्रपतीच्या नामांकनासाठी फक्त 12 दिवस बाकी आहेत. आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत यांनी मावळते राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची तब्बल 6 तास भेट घेतली. त्याचबरोबर राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार भारतीय जनता पक्षाचे काही नेते विरोधी पक्षांच्या संपर्कात सहमती करता राष्ट्रपती पदाच्या आज अनेक लोकांना भेटलेले आहेत. त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये आज ते येत आहेत. त्याला पार्श्वभूमी अशी आहे की गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला ग्रामपंचायत असेल, नगर परिषद असेल, महानगरपालिका असेल, जिल्हा परिषद असेल, यात प्रचंड असं यश मिळालं. इतकंच नव्हे तर भारतीय जनता पक्ष हा 1 नंबरचा पक्ष बनला. उत्तर प्रदेशामधल्या अत्यंत विस्मयकारक अशा विजयाचे शिल्पकार म्हणून ज्याला ओळखलं जातं असे श्री अमित शहा आज झी24 तासच्या प्रेक्षकांसाठी मुलाखती करता माझ्या समोर आहेत. स्वागत करूया भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह यांचं. अमित जी, आपका स्वागत. अमित जी, नरेंद्र मोदी सरकार को 3 साल हुए और यहाँ पे महाराष्ट्र की सरकार को 2.5 साल हुए. इस मौके पर आज आप यहाँ पधारे हैं. महाराष्ट्र की जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूँ. ये राज्य जो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चल रहा है, इसके बारे में आज आपने बहुत सारे लोगों से जानकारी ली होगी. आपकी क्या राय है, कैसा कारोबार चल रहा है? मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र को गौरवशाली बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 2.5 साल में बहुत सारे काम किए. समय बहुत जाएगा, मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि -8% कृषि विकास दर था. करेक्ट. उसको बढ़ाकर 20% तक बढ़ाना, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है. और इसके साथ साथ जल संचय के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, अर्बन डेवलपमेंट के काम, शिव छत्रपति का स्मारक, अंबेडकर जी का स्मारक, मेट्रो, उसमें ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो, एक सम विकास की दृष्टि से महाराष्ट्र आज प्रगति कर रहा है. और मुझे आनंद है देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के नेता है और उनके मुख्यमंत्री रहते बहुत अच्छा काम हो रहा है. और केंद्र में भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, उसने भी महाराष्ट्र के लिए काफ़ी कुछ किया है. मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14th फाइनेंस कमीशन आने के बाद 13th और 14th का अगर तुलनात्मक कंपैरिजन करें, कंपैरेटिव स्टडी करें, तो 13th फाइनेंस कमीशन जो कांग्रेस एनसीपी रूल वाला कार्यकाल था, उसमें शेयर इन सेंट्रल टैक्स महाराष्ट्र का था 16,331 करोड़ रुपए. और अब 14th फाइनेंस कमीशन में शेयर इन सेंट्रल टैक्स था 74,104 करोड़ रुपया, मतलब 74,000 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली मिलते थे. और 14th फाइनेंस कमीशन में अब मिल रहे हैं आपको 2,19,165 करोड़ रुपया. तो लगभग मतलब 1.25 लाख करोड़ रुपया का वृद्धि सिर्फ शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस में है. इसके साथ साथ ग्रांट इन एड है जो 16,000 करोड़ थी, इसको 33,000 करोड़ तक पहुंचा है. तो लगभग डबल वृद्धि उसके अंदर हुई है. और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस के लिए जो ग्रांट थी वो 1,000 करोड़ के आसपास थी, इसको 6,146 करोड़ रुपया, क्या बात है, किया गया है. ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. और इसके साथ लोकल बॉडीज ग्रांट थी जो 8,467 करोड़ रुपया थी, उसको बढ़ाकर 27,465 करोड़ रुपया किया गया. लगभग 3 टाइम बढ़ा है. तो अगर इसी का योग बना लेते हैं तो लगभग बहुत बड़ी अमाउंट, लाख करोड़ से ज्यादा बड़ी अमाउंट भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी अमाउंट दी है. ये तो सराहने वाली बात होगी, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी है जो चिंता का विषय बने हुए हैं. जैसे कि महाराष्ट्र में
पिछले कई दिनों से मराठा मोर्चा की बात चल रही थी, किसान के हड़ताल की बात चल रही थी। इसके बाद मध्यावधि चुनाव के बादल यहाँ मंडरा रहे हैं, ऐसी बातें भी चलने लगी थी। आपके सहयोगी पक्ष ने इसके ऊपर कुछ टिप्पणियाँ की थी। इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्या देवेंद्र फडणवीस जी ने इस विषय को अच्छी तरह से लीड किया, अच्छी तरह से उसको दिशा दी? आप ऐसे शासन की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें समस्याएं ना आए। करेक्ट। मगर शासन का कसौटी ये होता है कि समस्याओं को किस तरह से टैकल करते हो, किस तरह से संवेदना से जवाब देते हो। समाज जीवन की हर समस्या का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छे से संवेदना के साथ हल निकाला है और उसका समाधान ढूंढा है। मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देवेंद्र फडणवीस सरकार का हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हुआ है और केंद्र सरकार का भी, नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान ये महाराष्ट्र स्टेट को एक गति देने में रहा है। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र स्टेट के ऊपर मध्यावधि चुनाव थोपे जाएंगे? देखिए, जो और तो मैं बात नहीं कर सकते, मगर मुझे भरोसा है महाराष्ट्र सरकार अपने 5 साल समाप्त करेगी। 5 साल तो बिल्कुल समाप्त करेगी, लेकिन आपके जो सहयोगी पक्ष हैं वो कई बार तीखी आलोचना करते हैं। क्या लगता है आपको कि कैसे सह पाते होंगे यहाँ के मंत्रीगण या यहाँ के मुख्यमंत्री इस आलोचना हमारे को? धैर्य की बात छोड़ दीजिए, मैं तीखी आलोचना के जवाब में इतना ही कहना चाहता हूँ, आलोचना के बाद भी वो सरकार में है। बीएमसी के चुनाव में आपके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी तीखी आलोचना की थी, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे के गई। आप इस विषय को कैसे देखते हैं कि क्या महाराष्ट्र की जनता किसी एक व्यक्ति के ऊपर की हुई तीखी आलोचना का स्वीकार नहीं करते? ऐसा नहीं होता। देखिए, हमारी दोनों सरकारें मिलकर जो 2.5 साल और 3 साल में काम हुए हैं, महाराष्ट्र की जनता इसको स्वीकार करती है। केवल मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं, जितने भी चुनाव हुए, जिला परिषद, तहसील परिषद, म्युनिसिपालिटी और महानगर पालिका, करेक्ट, सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति को बेहतर किया है। 1 नंबर पहुंचे। 1 नंबर पर पहुंचे। यही बताता है कि दोनों सरकारों के काम को महाराष्ट्र की जनता आशीर्वाद देती है, इसका स्वीकार करती है। करेक्ट। आप उद्धव जी से मिलने जाने वाले हैं, आप कई विपक्षों के लोगों से भी आपके नेताएं बात कर रहे हैं, आप इतने राज्यों का प्रवास करके यहाँ पे आए हैं, वहाँ पे भी आपने आपके जो घटक दल है उनसे भी बात करी है। कुछ तो एजेंडा होगा आपके मन में कि उद्धव जी से भी बात करेंगे? नहीं, मेरा दौरा हर राज्य का है और हर राज्य में मैं एनडीए के साथी पक्षों से मिलता हूँ। ये रूटीन अफेयर्स है, इसको ज़्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। क्या एक जो विषय है जिसको लेके चर्चा हो रही है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर, आज आपके आने के स्वागत में उन्होंने और एक नाम उस लिस्ट में जोड़ दिया। पहले तो भागवत जी का नाम उन्होंने बहुत चलाया था, उसके बाद आज स्वामीनाथन जी का नाम चला रहे हैं। आपको क्या लगता है इस विषय के ऊपर कुछ चर्चा होगी? मैं नहीं जानता। मैं तो मैंने आंध्र प्रदेश गया तो चंद्रबाबू जी के घर पर गया था, पंजाब गया तो बादल साहब को मिला था, इसी तरह से उद्धव जी को मिलूंगा। करेक्ट। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी एनसीपी और कांग्रेस के बहुत सारे नेता बीजेपी के संपर्क में, कुछ तो बीजेपी में आ भी गए, उन्होंने चुनाव भी लड़े, उन्हें पद भी मिल गए। ये तो बात जाहिर है कि वो बीजेपी में आए इसलिए चुन के आए, लेकिन क्या इसके कारण जो पार्टी में कई सालों से काम करते हैं, क्या उनके फ्यूचर को कोई क्षति पहुंचती है? देखिए, इस तरह से नहीं सोचते हैं। मानो कोई भी नहीं आया होता तो 100 जितने भी विधायक 123 इसके अलावा बाकी सबको क्षति पहुंची है क्या? बराबर, इस तरह से नहीं सोचते हैं। 5-10 विधायक बाहर से आए हैं, चुनकर विधायक बने हैं। न भी होते तो 130 से 123 के ज्यादा बाकी किसी का कैरियर नहीं है क्या? राजनीति स्टूडियो नहीं होती जी। कन्विक्शन के साथ, समर्पण के साथ राजनीतिक सिद्धांतों के लिए काम करने वाले लोग होते हैं, जो मौका नहीं देखते हैं। ये सवाल मैंने इसके लिए किया क्योंकि कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनका चरित्र दागी है, इसके ऊपर बहुत सारा बवाल मचा हुआ था, इसके लिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, हमने जितने भी लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा है, चुनाव के पहले जोड़ा है और उसके बाद में अगर वो विधायक बने तो जनादेश लेकर बने हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत ऐसे लोग नहीं है
अब एक सवाल तो अब आपके पार्टी के इनकम के ऊपर तो पूछना ही होगा, वो है नारायण राणे साहब का। अहमदाबाद में बहुत सारी अटकलें लगाई गई, अहमदाबाद में आपसे मिले ना मिले, क्या सत्य है इसके बारे में? अहमदाबाद में मेरी राणे साहब से कोई मीटिंग नहीं हुई है। कोइंसिडेंटली राणे साहब जब एयरपोर्ट से सर्किट हाउस गए, देवेंद्र फडणवीस जी की गाड़ी में गए, क्योंकि उनकी गाड़ी प्रोटोकॉल के आने में देर थी। इसको सबने एक अलग तरह से इंटरप्रेट किया है। क्या उनका बीजेपी में आना संभव लग रहा है आपको? अभी वो इच्छा तो जताए हैं, वो इच्छा जताते हैं तो उसको रिस्पॉन्ड भी करें। क्या ऐसे हो रहा है कि वो ऐसे विषय आने पर उनका पार्टी में कद या उनकी बार्गेनिंग पावर अपनी पार्टी में कई लोगों की बढ़ती सारी हो? बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर वो पहल करते हैं तो हम उस पर सोचेंगे। करेक्ट। ऐसे कौन से 3 क्षेत्र हैं जिनमें मोदी सरकार की अचीवमेंट आप सबसे बेहतर मानेंगे? बहुत सारी चीजें। सबसे पहला काम मोदी सरकार ने किया है कि इस देश के सोचने के स्किल को बदलने का काम किया है। क्या बात है। 70 साल की आजादी के बाद कोई सरकार ऐसा नहीं सोचती थी कि हर घर में बैंक अकाउंट हम पहुंचाएंगे। हमने 3 साल में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया। 70 साल की आजादी के बाद कोई सरकार ऐसा नहीं सोचती थी कि हम 4.5 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाएंगे। हमने 4.5 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है। 70 साल की आजादी के बाद देश में 12.5 करोड़ ही गैस पहुंच पाया था। बिल्कुल। और ज्यादातर अर्बन एरिया में पहुंचा था। हमने 5 साल में 5 करोड़ गरीब ग्रामीण महिलाओं को गैस देने का तय किया है, जिसमें से करीब करीब 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा गैस हम दे चुके हैं। इस प्रकार के कई काम, 7.5 करोड़ के आसपास युवाओं को स्वरोजगारी के लिए लोन देने का काम हमने समाप्त कर दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक है, जीएसटी है, 1 रैंक 1 पेंशन है, नोटबंदी है। ये सारे एक सरकार ने इतने काम किए हैं जो 50-50 साल में शायद एक बार हो पाए। ऐसे में 50 काम का सूची आपको गिनवा सकता हूं। बेनामी संपत्ति एक्ट है, शत्रु संपत्ति का एक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। एक बहुत साइंटिफिक तरीके का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। इतनी सारी योजना, 106 योजनाएं बनी। मिट्टी के परीक्षण की योजना वो भी बनाई थी, वो भी बनाई है। बहुत सारी योजनाएं बनी हैं। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी शुरुआत हुए, बहुत सारे हुए भाई। सबसे पहली बात है, सरकार द्वंद्व में से बाहर निकली है। सरकारें वो द्वंद्व में फंसी रही कि ये सरकार गांव की है या शहर की। ये सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि गांव का भी विकास हो सकता है, शहर का विकास भी हो, कृषि भी विकसित हो सकती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो सकता है, आर्थिक सुधार भी हो सकते हैं और वेलफेयर स्टेट भी बन सकता है। ये सब चीजों को हमने एक साथ किया है। एक सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक मॉडल को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं मेरी सरकार के लिए बहुत सारी बातें कह सकता हूं, मगर ये सरकार ठीक काम कर रही है, इसके सबसे बड़ा सर्टिफिकेट अगर किसी ने दिया है तो भारत की जनता ने दिया है। 2014 के चुनाव के बाद जितने भी चुनाव आए हैं, सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति को बेहतर किया है। और बहुत सारी सरकारें नई बनी है हमारी। यूपी में 3/4 बहुमत के साथ। इसी के ऊपर मैं आपको सवाल करने वाला हूं कि ऐसा क्या स्ट्रेटेजी आपके जेब में से निकला कि अनबिलीवेबल सक्सेस बीजेपी को वहां मिला? देखिए, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 अगस्त से सरकार बनने के तुरंत ही बाद अपने संगठन को और चुस्त दुरुस्त करने का काम हाथ में लिया है। दीनदयाल जन्म शताब्दी का भी हम उपयोग उसी में कर रहे हैं। परंतु प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और हमारी 13 राज्य सरकारें जिस प्रकार का काम कर रही है, मैं मानता हूं जनादेश वो काम का सर्टिफिकेशन है। एक आलोचना हुई थी कि ईवीएम के ऊपर आपको ये विजय प्राप्त हुई, लेकिन उसको भी खारिज किया गया। और एक आलोचना बाकी है जिसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ध्रुवीकरण के माध्यम से आपको ये वोट मिले हैं। ऐसी आलोचना आपके जो पार्टी है जो इस चुनाव में हार चुकी है उन्होंने किया है, इसका जवाब क्या देंगे? देखिए, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां ध्रुवीकरण न भी हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। मानो गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, यहां ध्रुवीकरण का क्वेश्चन डज नॉट अराइज, मगर हम जीते हैं। हमने अपने आप को वहां सफल किया है। तो जो हारते हैं उनको कोई ना कोई कारण सार्वजनिक जीवन में देना पड़ता है।
तो कोई ईवीएम का देता है, कोई ध्रुवीकरण का देता है। अब उससे मुझे तो कम से कम परेशानी नहीं है। अगर वो सच्चा कारण समझते नहीं है तो हमारे लिए अच्छा है। एक उत्तर प्रदेश की जीत के बाद एक विषय की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, वो किसान भाइयों के कर्जे को माफ़ी के लेकर हुई। उसके बाद महाराष्ट्र में भी उसको दोहराना पड़ा। अब ये आशंका जताई जा रही है कि जितने भी ऐसे स्टेट हैं, बीमारू स्टेट जिसको कहा जा सकता है, वहाँ पे भी ये सब करना पड़ेगा। क्या हमारी राज्य सरकारें इसका बोझ उठा पाएगी? हालांकि ये करना ज़रूरी है क्योंकि 15 सालों में कुछ हुआ नहीं था। देखिए, आपने जो दो उदाहरण दिए, दोनों जगह पे किसान की माली हालत बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश में 15 साल से रबी और खरीफ फसल की धान खरीदी नहीं हुई। करेक्ट। ना गेहूं खरीदा गया, ना धान खरीदा गया। महाराष्ट्र में 8 साल के अकाल के अंदर कोई काम, नेगेटिव 8% ग्रोथ रेट। आप कल्पना कर सकते हो महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, जो स्टेट कभी देश के सबसे अच्छे कृषि डेवलपमेंट वाले स्टेटों में माना जाता है। सबसे ज्यादा आत्महत्या भी यही हो रही है। R&D जहां सबसे ज्यादा कृषि में हुआ है, और बहुत बड़े किसान नेता यहां से देश की राजनीति को मिले, वो राज्य में स्थिति थी। देखिए, इसको राज्य सरकार सोच समझकर कर रही होगी, उनको अपना बजट बनाना है, और इस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। सब राज्य सरकार अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। मैं एक विषय के ऊपर आपका मत जानना चाहूँगा, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में तो किसान फसल जो आ रही थी वो तो अच्छी आ रही थी, लेकिन वहाँ पे भी फार्मर हेजिटेशन क्यों हुए? देखिए, मध्य प्रदेश का फार्मर हेजिटेशन सिर्फ 3-4 जिलों एरिया में है, 3-4 जिलों में ही हुआ है, और 2 ही दिन में वो समाप्त हो गया है। मगर एक गोली चलने की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, इसके कारण थोड़ा ज़्यादा हुआ। मगर वहाँ की सरकार ने बहुत अच्छे से संवेदनशीलता से के साथ और किसानों के साथ मिल बैठकर बात कर इसको अभी संभाला है, और स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। महाराष्ट्र में किसानों के विषय को लेकर सारी विरोधी पार्टियां इकट्ठा होने पर एक मंच पे आज विराजमान दिखाई दे रही है। क्या एक स्पेस छूट गई जिसके कारण सारे विरोधी पक्ष इकट्ठा हो गए? आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी फिर? अभी तो बहुत देर है चुनाव में, देखो आगे क्या होता है। क्या कश्मीर की जनता शांतिपूर्ण जीवन बिता पाएगी? आज वहाँ पे जो पथराव हो रहे हैं वो तो स्पॉन्सर्ड है, इसके कई प्रमाण सामने आए हैं, लेकिन वो प्रमाण सामने आने से बात को साबित नहीं किया जा सकता। हमें वहाँ पे शांति चाहते हैं। अभी IIT के एंट्रेंस एग्जाम में वहाँ के कई बच्चों ने अच्छा काम किया है, तो शांति वहाँ पे कब प्रदान होगी? देखिए, कश्मीर की समस्याओं को आप एक 5-6 महीने के कालखंड को उठाकर इवेल्युएट नहीं कर सकते। 89 से समस्या चल रही है, और 89 से 2017 तक बहुत सारे ऐसे पेचीज आए हैं, 4 महीने के, 6 महीने के, 8 महीने के, 1 साल के, जिसमें ये समस्या सरफेस पर आई है। मगर अंततोगत्वा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसको कंट्रोल में लिया है। मुझे भरोसा है कि कश्मीर के अंदर बहुत जल्द पूर्ववत स्थिति होगी, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। PDP के कुछ विधायक बहुत बयानबाजी करते हैं, क्या उसको आप सीरियसली लेते हैं? देखिए, हमारे देश में डेमोक्रेसी है। कोई पार्टी होती है, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता होते हैं। पार्टी के स्टैंड को उसके अध्यक्ष या उसके मुख्यमंत्री से जानना चाहिए। तो जो महबूबा मुफ्ती कहेंगी वही आप उनका मत मानेंगे? पार्टी, PDP पार्टी जो कहेगी उसको ज्यादा महत्व देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी तो 17-18 घंटा काम कर रहे हैं और इस देश की छवि बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे हमने सुना है कि जो आपके मंत्री हैं उनका कुछ मूल्यांकन होता है, उनका परफॉर्मेंस को परखा जाता है। क्या महाराष्ट्र में भी ऐसे परखा जाएगा? देखिए, आप मीडिया रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार का एक रेगुलर काम का हिस्सा है। सरकार का रिव्यू होना ही चाहिए, होता ही है, हर जगह पे होता है। इसमें क्या बुरी बात है? ये रिव्यू किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता है, ये रिव्यू स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए होता है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले हुए हैं, अब उनको 4 महीने हो गए। आपको क्या लगता है उनका कैसे चल रहा है, क्या क्या निर्णय हुए हैं? नहीं, बहुत सारे निर्णय हुए। योगी जी के नेतृत्व में सबसे पहला काम तो ये हुआ है कि भ्रष्टाचार पर बहुत कड़ी लगाम लगी है, और उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक जीवन में आज धीरे धीरे
समाज जीवन एक बल प्राप्त कर कर आगे बढ़ रहा है। विकास भी बहुत तेजी से हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने संभाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी संभाल रहे हैं और मुझे भरोसा है कि योगी जी के नेतृत्व में यूपी बहुत आगे आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार गोरक्षा के ऊपर बयानबाजी जो हो रही है और जो लोग हिंसा पे उतर आए हैं उनकी कड़ी आलोचना की है, उनको चेतावनी दी है। आपके दो राज्य ऐसे हैं, मणिपुर है और गोवा है, जहाँ पे गोवंश के बारे में लेकर कुछ अलग कानून हैं और महाराष्ट्र और कई और इलाके में अलग कानून हैं। इसके ऊपर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको कि इसके ऊपर एक सहमति भी बननी चाहिए? देखिए, और एक सबकी सहमति इस विषय पर है कि गोहत्या के नाम से हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसमें सबकी सहमति है, इसमें कहीं विवाद नहीं है। चलिए एक अब रोजगार के ऊपर बात करते हैं। इस सरकार ने 3 साल होने के बाद रोजगार की स्थिति को कैसे सुधारा है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले 7.5 करोड़ 7.25 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से हमने स्वरोजगार के लोन दिए हैं, 10 लाख से लेकर 10 लाख तक। करेक्ट। छोटे छोटे जो छोटे छोटे हैं, हाँ। कोई ठेले वाला है, कोई हजाम की दुकान खोल रहा है, कोई बच्ची ब्यूटी पार्लर खोल रही है, साइकिल रिपेयरिंग, कोई साइकिल मोबाइल रिपेयरिंग है, कोई डॉक्टर अपनी डिस्पेंसरी खोल रहा है। आप इसको रोजगार मानते हो या नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। तो मैं मानता हूं 7.5 करोड़ का रोजगार 3 साल में किसी और सरकार ने नहीं दिया है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कैसा हो, ऐसा आपको लगता है? राष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। वो तो बात सही है, लेकिन एक दो विचारधाराएं इसमें हैं। आप ऐसा मानते हैं कि मुझसे नाम निकलवा देंगे? नहीं, नाम बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो। वो चर्चा भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, उसके बाद में हम उसको मीडिया के सामने रखेंगे। यहां से आप कई और राज्यों में जा रहे हैं, महाराष्ट्र की क्या छवि आपको नजर आ रही है? एक दिन आज यहाँ पे पूरा इतना व्यस्त था आपका कि 10 साल से महाराष्ट्र का विकास रुका हुआ पड़ा था। करेक्ट। महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाने की विकास यात्रा अटकी हुई थी। आज फिर से महाराष्ट्र पुनः अपने गौरव को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और चहुमुखी विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर कर रही है। मुझे बहुत संतोष है और मैं मानता हूँ केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार व यहाँ देवेंद्र फडणवीस की सरकार, दोनों सरकारें मिलकर महाराष्ट्र को बहुत आगे ले जाएंगे। एक आखिरी सवाल, जो पर्सनल सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि इतनी व्यस्तताओं के बावजूद आप दिन भर फ्रेश कैसे दिखते हो? आज इतनी लोगों को मिले, इतने सांसदों को मिले, इतने विधायकों से मिले, इतने मंत्रियों से मिले, सुबह आपने संपादकों से भी बात करी, उस वक्त भी मैं था, उस वक्त भी जितने फ्रेश लग रहे थे उतने आज फ्रेश लग रहे। क्या राज क्या है इसके पीछे? नहीं, कोई राज नहीं भाई, वर्षों से काम करने का एक आदत होता है, तो शरीर काम करता ही रहता है, मन भी काम करता है। 2.5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में और 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र की जनता आज आपको सुन रही है, देख रही है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक विकास की अच्छी शुरुआत ये 2.5 सालों में महाराष्ट्र सरकार ने की है और देश का गौरव बढ़ाने का काम 3 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। जैसा समर्थन महाराष्ट्र की जनता ने महाराष्ट्र में और केंद्र में भी हमें दिया है, वो समर्थन आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही काम करेंगे और उनकी महाराष्ट्र की जनता ने जो हमें भरोसा रखा है उसमें 100% संतुष्टि देने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्राच्या जनतेने जो आमच्यावर विश्वास टाकलेला आहे तो 100% विश्वासाला आम्ही पात्र हो, एवढंच नाही तर तुमच्या सगळ्या अपेक्षा आम्ही पूर्ण करून दाखवू असा दृढ आत्मविश्वास 3 दिवसाच्या दौऱ्यावर आलेल्या अमित शहा यांनी पहिल्या दिवसाच्या समाप्तीला झी24 तासच्या प्रेक्षकांसाठी दिला। गौरक्षेपासून काश्मीरपर्यंत, रोजगारापासून शिवसेनेपर्यंत आणि राष्ट्रपतीपदापासून ते 2.5 वर्ष झालेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कामगिरीपर्यंत, ते उत्तर प्रदेशामधल्या भारतीय जनता पक्षाच्या निर्णयांबाबत, ते नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपद्धतीबाबत, तसंच त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांबाबत त्यांनी आज सविस्तर चर्चा केली। त्याबद्दल झी24 तासच्या सर्व प्रेक्षकांतर्फे आपले आभार। धन्यवाद। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।